हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। आज वो एकदम एज ऑफ फिनिशिंग पे है। सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे अपने और उसके बाद अपने समरी देखेंगे इस चैप्टर की। तो 13 नंबर के एग्जाम्पल से अपना पेंडिंग था। 12 तक अपने फिनिश कर चुके थे। अपने लीफो फीफो पढ़ रहे थे। लीफो फीफो की थियरी जितनी थी वो अपने पढ़ चुके थे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखा था, उसमें खास कुछ प्रैक्टिकल जैसा था नहीं, बट अपने 12 नंबर का देखा था। नाउ अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं लीफो और फीफो पे बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहना क्या चाहता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सनराइज इंडस्ट्रीज को अपने को दी है। मटेरियल एक्स जिसका स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2023, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है अपना। ओपनिंग बैलेंस बोलो, ओपनिंग स्टॉक बोलो, जिसके 100 यूनिट्स पड़े एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। ओके, फिर अपने ने इस डेट को इतने यूनिट्स इस रेट पे परचेस किए हैं। देन इशू की इंफॉर्मेशन दी है कि कितना अपने ने इशू किया है। तो अपने ये 3 डेट्स को इतना मटेरियल इशू किया है। ओके, और क्वेश्चन में अपने को रिक्वायर्ड क्या है कि अपने कैलकुलेट करें फीफो एंड लीफो मेथड से वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना कंज्यूम हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक। अपने को 15/4 बोला, तो मतलब ये लास्ट डेट है। 14 वाज द डेट जहां पे इशू हुआ था लास्ट। तो ये लास्ट डेट की अपने को क्लोजिंग कैलकुलेट करनी है। और सेकेंड वाला क्या बोलता है, एक्सप्लेन कि फिगर ए एंड बी, जो पार्ट ए और बी के हैं, वो दोनों मेथड से सॉल्व करना है, फीफो एंड लीफो से। तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो सॉल्व करके देखते हैं। पहले अपने फीफो से करके है, एक बार फीफो से पूरा सॉल्व करते हैं, देन लीफो से करेंगे, और देन अपने बी का आंसर देंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो पहला ओपनिंग स्टॉक अपने को दिया है जिसकी डेट है 1/4/2023। ओके, वो ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटीज कितनी है, 100 यूनिट्स है। कौन से रेट पे है, तो 5 पर यूनिट के रेट पे है। तो अपनी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 500। देन देन अपने ने 5 तारीख को परचेस किया 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6। तो देन 5/4/23 को परचेस किया अपने ने कितने यूनिट्स, 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6। तो इट विल बी 1800। ओके, देन अपने ने 6 तारीख को इशू किया है 250 यूनिट। अपने आप फीफो कर रहे हैं, तो फीफो में पहले जो अपने पास ओपनिंग में पड़ा है 100, इसमें से पहले जाएगा, देन 150 जो रिमेनिंग अपनी, जैसे अपना इशू करना है 250 और अपने पास ओपनिंग 100 है, तो अपने 150 जो अभी परचेस किया उसमें से देंगे, और 100 जो है वो अपने पास पहले से जो ओपनिंग पड़ा है उसमें से देंगे। डन। डेट क्या है, 6/4/23 को अपने ने इशू किया। तो पहले 100 वाले यूनिट्स आएंगे, तो पहले 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5। ओके, और फिर 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, ऐसा जाएगा। तो इन टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो इट विल बी दिस। ओके, देन अगेन 8 डेट को हमने परचेस किया है, 8/4/23 परचेस 500 यूनिट्स at the rate of 7, it will be 3500। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। अपने जस्ट क्वेश्चन में जैसा बोला है कि ये चीज परचेस की तो अपने परचेस कर रहे हैं, ये चीज इशू की तो इशू करे। फीफो में बस क्या डिफरेंस है कि अपने ना जो पहला ओपनिंग है ना उसमें से पहले प्राइस पे जाएगा, देन उसके एक्स्ट्रा गुड्स मांगे वो सेकंड परचेस में से जाएंगे। हाँ,
10 डेट वाइज जाना है क्वेश्चन में ऑलवेज। 10/4/23 अपने ने अगेन इशू किया है, तो अपने को इशू करने को कितना बोला, 400 यूनिट इशू करना है। तो अपने पास पहले से कितने यूनिट्स पड़े हैं, तो 300 में से मैंने सिर्फ 150 इशू किए थे, मेरे पास 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 पड़ा है, और देन मैंने 500 यूनिट्स और परचेस किए थे, तो 250 इंटू ये 500 का रेट क्या था 7 इंटू 7, तो ये जो इसकी जो अमाउंट आएगी ना वो मैं अभी इशू करूंगी, दैट विल बी 2650। तो 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 में इशू करूंगी एंड 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 में इशू करूंगी, और इन दोनों का तुम टोटल करोगे तो इट विल बी 2650। ओके, सॉरी, देन डेट इज 12 को मैंने अगेन परचेस किया है, 12/4/23 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, तो इट विल बी 4800। देन 14 को मैंने अगेन इशू किया है 500। अब 500 मैंने इशू किया तो यहाँ पे मेरे पास 500 था जिसमें से मैं 250 इशू करे हैं, तो मेरे पास 250 अभी भी यूनिट्स पड़े हैं एट द रेट ऑफ 7, और मेरे को, और अभी मैंने 600 यूनिट्स परचेस किए एट द रेट ऑफ 8, मेरे को 500 की डिमांड फुलफिल करनी है, तो 500 एट द रेट ऑफ 7 जो, सॉरी, 500 एट द रेट ऑफ 7 जो मैंने पहले परचेस किए थे उसमें से बैलेंस मेरे पास अभी भी पड़ा है 250 एट द रेट ऑफ 7, वो पहले इशू होगा, और उसके बाद जो 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 मैंने परचेस किया है उसमें से 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 इशू होंगे। ओके, इशू वाली चीज समझ आए कि ये इशू वाला कॉन्सेप्ट कैसे जा रहा है। फीफो में ये कॉन्सेप्ट इस वे में जाएगा कि पहले जो तुम्हारे पास पड़ा है पहले उसे बेचो, देन जो तुमने लेटेस्ट परचेस किया उसमें से बेचो। तो इशू 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 एंड 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, इन दोनों को आएगा 37। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस तो ऑब्वियसली मैंने जो लास्ट में 600 यूनिट्स परचेस किए थे उसमें से मैंने 250 यूनिट्स ही दिए हैं, तो रेस्ट 350 यूनिट्स है वो मेरा बैलेंस है, तो बैलेंस इज 350 यूनिट्स। रेट क्या था, तो 8 था उसका, तो 350 इंटू 8 तो 2800 रुपए इज द वैल्यू ऑफ माई क्लोजिंग स्टॉक। समझ आया चीज। देखो एक बार वापस समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। वैसे तुम लोग इन्वेंट्री करके आए हो फाउंडेशन में तो तुम्हें आइडिया होगा ही कि ये कैसे। ओपनिंग में मेरे पास 100 है, अब मैंने 300 और परचेस कर लिए, अब इशू मेरे को नेक्स्ट इशू का ऑर्डर कितना आया, तो 250 का है, तो 250 का ऑर्डर फुलफिल करना है मेरे को, तो उसके लिए पहले मेरे पास जो शॉप पड़े हैं मैं उनको बेचूंगी, ठीक है, वो था एट द रेट ऑफ 5, देन मैंने जो 350 सॉरी 300 परचेस किए उसमें से मैं 150 बेचूंगी एट द रेट ऑफ 6, तो ये मेरा पहला इशू हो जाएगा। ये इस तरीके से ये चीज काम कर, इसमें ये वाला क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होने ही नहीं चाहिए क्योंकि एकदम इजी कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे पास जो पहले बैलेंस पड़ा है जितना भी स्टॉक पड़ा है पहले उसे बेचो, फिर जो लेटेस्ट परचेस आया उसमें से बेचो और उसी रेट पे बेचो जिसपे वो परचेस आया है। इन केस तुम्हें क्वेश्चन, सॉरी मैं इसको वापस लिख देती हूँ, जिस 100 अगर आंसर सॉल्यूशन नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, बहुत इजी सा है, तो लास्ट में सिर्फ एक लाइन लिख देना, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन, अपने को पूछा था 15/4/23 को क्या है, तो इज, यहाँ पे अपने ने निकाली 2800 रुपीज एंड 350 यूनिट्स। ओके, अब फीफो से सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व करते हैं कि फीफो अपने जब करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले अपने पास ओपनिंग था तो ओपनिंग को तो एज इट इज रख देना है, दैट इज 1/4/23 को
ओपनिंग बैलेंस जिसकी क्वांटिटी थी 100, जिसका रेट था 5, ये देखो जिसका रेट है 5, तो ये हो गया 500। देन एक बार यहाँ से ये यूज करते हैं, अपने ने परचेस किया 5 4 को, 5 4 30 को परचेस हुआ कितने यूनिट्स, तो 300 यूनिट्स परचेस किया अपने ने एट द रेट ऑफ 6। साइड में ऐसा हो सके तो टेक्स्ट बुक खोल के रखना कि बार बार तुम्हें ऊपर नीचे मतलब ऐसा स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। तो परचेस किया देन अपने ने 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6, तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 1800। ये अमाउंट कैसे आ रही है, ये तो बहुत सिंपल है ना कि 300 इंटू 6 करूंगी तो मेरा टोटल, आई एम परचेसिंग 300 यूनिट्स और एक यूनिट की कॉस्ट है 6, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये तो पूरा मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ लिया। देन मैंने इशू किया 6 तारीख को, 6 4 23 को आई एम इशूइंग, मेरे को इशू कितने करने हैं 250 यूनिट्स, और ना यार मैं लीफो में हूँ, मेरे पास 300 है। लीफो में होता है कि जो तुमने लास्ट परचेस किया है ना उसमें से इशू होगा, मतलब ये 300 में से इशू होगा 250 एट द रेट ऑफ 6, तो ये आएगा 1500। अभी मेरे पास बैलेंस कितना है 150, 100 मेरे पास ये पड़े हैं और 50 यूनिट्स यहाँ पड़े हैं मेरे पास, तो बैलेंस है मेरा 150। देन मैंने अगेन परचेस किया 8 तारीख को 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 7, तो 8 4 23 को मैंने परचेस किया कितने यूनिट्स 500 एट द रेट ऑफ 7, तो 3500। ओके, नाउ अगेन इशू किया मैंने 10 तारीख को 400 यूनिट्स, 10 तारीख को 400 यूनिट्स इशू हुए हैं। अब 400 इशू किस में से होगा, तो मैंने जो अभी 500 परचेस किया ना उसमें से 400 इशू होगा, तो 400 इंटू 7, 2800। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अपने जो लास्ट परचेस कर रहे हैं ना उसी में से नेक्स्ट वाला इशू कर रहे हैं, दैट इज लीफो। देन अपने ने 12 तारीख को 600 यूनिट्स परचेस किए, 12 4 23 को 600 यूनिट्स परचेस किए अपने ने एट द रेट ऑफ 8, तो वो हो जाएगा 4800। देन 14 तारीख लास्ट डेट, अपने ने 500 यूनिट इशू किए हैं, 14 4 23 को इशू किया है अपने ने। इशू कितना करना है अपने को 500 यूनिट्स, तो 500 किस में से जाएगा, जो अपने ने लास्ट 600 परचेस किए एट द रेट ऑफ 8, इट इज 4000। अब देखते हैं अपने पास बैलेंस कितना है, तो वो बैलेंस कैसे निकलेगा, पहले के 100 यूनिट अपने एज इट इज पड़े हैं, अपने ने इशू ही नहीं किया, फिर अपने ने 300 परचेस किया था उसमें से 250 इशू हो गया, 300 अपने ने परचेस किया था और उसी में से 250 इशू हुआ, मतलब 50 यूनिट्स अभी भी अपने पास पड़े हैं। देन अपने ने 500 परचेस किया था और 400 इशू हुआ, मतलब 100 यूनिट्स यहाँ भी पड़े अपने पास। अगेन अपने ने 600 परचेस किया था और 500 इशू हुआ, 100 यूनिट्स यहाँ भी पड़े अपने पास, तो इट विल बी 350 यूनिट्स। अपने पास बैलेंस कितना है 350 यूनिट्स का है। 15 4 23 को बैलेंस 350 यूनिट्स का है। अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी, अमाउंट 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पे मेरे पास थे, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पे मेरे पास थे, ये वाले 100 यूनिट्स जो है एट द रेट ऑफ 7 पे मेरे पास है, और ये वाले में से जो बचा एट द रेट ऑफ 8 मेरे पास। इन सब का मल्टीप्लाई करके जब तुम टोटल करके लाओगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 2300।
मैं वैल्यू अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ तो तुम लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, तुम कैलसी पे एक बार कैलकुलेट करके देखोगे। तो ये आएगी 2000। ये वर्किंग में तुम शो कर देना वर्किंग नोट नंबर 1 करके कि तुम्हारी वैल्यू कैसे आई क्लोजिंग स्टॉक की लीफो में, क्योंकि फीफो में तो बहुत सिंपल सी अमाउंट है कि 350 मेरे पास बचे और एट द रेट ऑफ 8, क्योंकि लास्ट वाली अपने देखते हैं, वो तो सिंपल हो जाएगा, बट लीफो में अपने को बैलेंस जाके देखना पड़ेगा। तो इट इज 2300, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। लास्ट में जस्ट एक लाइन लिखनी है। The value of stock as on 15/4/23 is rupees 2300। डन। सॉरी, अब और क्या पूछा है अपने को। ए हो गया, वैल्यू ऑफ मटेरियल, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी निकाला था। तो कंज्यूम क्या होगा, जितना आपने ने इशू किया है ना दैट इज ऑल कंज्यूम। तो ये लीफो में कंज्यूम की वैल्यू क्या होगी, तो जितना आपने ने इशू किया उसको ऐड कर लो, मतलब 1400 प्लस 2650 प्लस 3750। तो द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होगा, जब अपने स्टोर से फैक्ट्री में इशू करेंगे तभी वो फैक्ट्री में जाके कंज्यूम होगा। तो वैल्यू ऑफ इशू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज 1400 प्लस 2650 प्लस 3750, दैट विल बी 7800। तो अपने इन दोनों चीजें बता दी, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 15/4/23 भी बता दिया जो कि ये है, और वैल्यू ऑफ टोटल मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ टोटल मटेरियल कंज्यूम लेके आता है। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे भी जो भी इशू हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वही होगा, दैट इज 1500 प्लस 2800 प्लस 4000। 1500 प्लस 2800 प्लस 4000, तो इट विल बी 8300। डन। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अपने ने पहले लीफो से मतलब सॉरी पहले फीफो से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। तो उसमें जो अमाउंट्स आई उसके बेसिस पे अपने ने दो ऑब्जर्वेशन निकाले कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है और कितना वैल्यू है कि अपने ने मटेरियल कितने वैल्यू का कंज्यूम किया है। देन सेम अपने ने लीफो से क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें जस्ट एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा है क्योंकि अपने उसमें बैलेंस यूनिट्स के अमाउंट्स लेके आता है, और उसमें भी सेम वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखी है और मटेरियल कंज्यूम लेके है। देन बी वाला अपने को कुछ और पूछ रहा है, व्हाट की पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर टू मेथड्स। दो मेथड से अपने ने क्लोजिंग स्टॉक निकाला और दोनों की वैल्यू अलग है। वाई, एक्सप्लेन वाई, क्यों अलग है। तो इस तुम्हारी बुक में बहुत थियोरेटिकली लिखा है, जैसे ये मतलब ये पूरा थियरी लिखा है तुम्हारी बुक में सिर्फ इसके लिए, जबकि इतने की नीड नहीं होती है। बहुत सिंपल सी चीज है। डिफरेंस कहाँ कहाँ है तुम वो देखोगे ना तो भी तुम्हें पता चले। पहला इशू जो पहला जब अपने ने इशू किया था 6/4/23 को, तो यहाँ पे वैल्यू फीफो में वैल्यू आई थी 1400, और वही अपने ने जब लीफो में इशू किया था तो उसकी वैल्यू आई थी 1500। तो पहला डिफरेंस यहाँ आया, तो डेट लिखो 6/4/23। क्वांटिटी कितनी इशू हुई थी, 250।
फीफो से वैल्यू क्या थी 1400, लीफो से वैल्यू क्या है 1500। ओके, पहला डिफरेंस कवर हुआ। सेकंड, जब आपने दूसरी बार 10 तारीख को इशू किया तो यहाँ पे वैल्यू है 2650। यहाँ पे जब आपने 10 तारीख को इशू किया तो यहाँ पे वैल्यू है 2800। डिफरेंस है। 10 तारीख को अपने ने कितने यूनिट्स इशू किए 400 यूनिट्स। फीफो में उसकी वैल्यू क्या है 2650। लीफो में वैल्यू है 2800। देन तीसरा इशू अपना हुआ था 14 तारीख को, यहाँ पे वैल्यू आई थी 3750। यहाँ पे भी 14 तारीख को इशू हुआ तब वैल्यू आई 4008, सॉरी वैल्यू आई थी 4000, ये इशू किए। ओके, तो ये वाला भी एक बार के लिए नोट डाउन करो। 14/4/23 को जब अपने ने 500 यूनिट्स इशू किए थे तो फीफो के अंदर वैल्यू क्या थी 3750, 3750। लीफो के अंदर 4000। अब इस अमाउंट का टोटल करो, वो आएगा 7800, और इस अमाउंट का टोटल करोगे तो वो आएगा 8300। डिफरेंस कितनी अमाउंट का है तो 8300 माइनस 7800, 500 रुपए का डिफरेंस है। क्यों? अब मैं क्यों का रीजन बताती हूँ। क्योंकि अपने जब फीफो कर रहे थे तो अपने जो स्टार्टिंग रेट है उसको पहले कवर कर रहे थे, उसको पहले इशू किया था अपने ने, सबसे पहले इशू किया था। उसके बाद जो आया उसको भी सबसे पहले इशू किया, जो लेटेस्ट करंट है ना उस पे इशू नहीं हो रहा था, तो अपना जो लास्ट में बचा ना वो सबसे हाई रेट वाला बचा था। यहाँ पे ऐसा हुआ था, इसीलिए फीफो की वैल्यू जो है वो ज्यादा आई है। और जब लीफो कर रहे थे अपने तब क्या कर रहे थे, जो सबसे हाई रेट का है ना उसको पहले इशू कर रहे थे, तो लास्ट में जो वैल्यू बची ना वो ऐसे आई है, जिसकी अमाउंट कुछ ऐसी है। ओके, जिसको अपने ऐसे बैलेंस करके लेके आए हैं जहाँ पे अलग अलग अमाउंट्स है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला नहीं बचा है। फीफो में अपने ने जो सबसे कम वैल्यू वाला था ना उसको पहले इशू कर दिया, और उसके बाद वापस जो कम वैल्यू आया उसको पहले इशू कर दिया, तो अपने पास जो बचा ना तो वो लास्ट में सबसे हाई वैल्यू वाला बचा। बट कि लीफो में ऐसा नहीं हुआ, लीफो में जो सबसे लास्ट में आया ना वो सबसे पहले इशू हो गया, इसीलिए ये डिफरेंस है 500 यूनिट्स का। 500 यूनिट्स अब डिफरेंस है तो एक छोटी सी लाइन, बहुत ज्यादा थियरी लिखने की नीड नहीं है। थर्स अंडर फीफो में ज्यादा चार्ज हुआ है, फीफो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीज्ड, बढ़ा ही है वहां पे बाय 500। ओके, जब आप यहाँ पे डिफरेंस क्या शो कर रहे हैं, जब आपने सेम क्वांटिटी इशू करे बट वैल्यू में डिफरेंस है दोनों, इसीलिए दोनों मेथड्स में मेन फर्क ही ये होता है कि अपने जब फीफो से करेंगे तो पहले जो आएगा वो पहले इशू हो जाएगा उसमें, और जो लीफो से करेंगे मतलब जो लास्ट में आएगा लास्ट में इशू होगा, उनके क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में ऑलवेज डिफरेंस रहेगा भले सेम क्वांटिटी क्यों ना। आई होप कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लीफो फीफो की अपने ने थियरी भी पढ़ी थी कि क्या चीज है, उसके एडवांटेजेस मैंने तुम्हें रीड करने को भी कहा था। और 13 नंबर के एग्जाम्पल में अपने ने लीफो से पहले पूरा, सॉरी फीफो से पूरा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया, देन लीफो से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, देन अपने ने देखा कि डिफरेंस कहाँ कहाँ, रीजन फॉर डिफरेंस पूछे ना तो यू हैव टू जस्ट मेक दिस टेबल एंड शो कि ये डेट पे अपने ने इशू किया था, सेम क्वांटिटी इशू की थी, प्राइस अलग है, तो देयर इज द डिफरेंस। सिंपल, बहुत इजी है। लीफो फीफो मतलब बहुत ही इजी है, इसके अंदर एबीसी एनालिसिस या फिर लिफो फिफो आता है तो तुम्हें दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, डायरेक्ट आंसर्स आएंगे तुम्हारे। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया इन लोगों ने, बट इतना क्वेश्चन पढ़ने की भी नीड नहीं है, बहुत फालतूपन है।
मतलब बहुत एक्स्ट्रा दिया है, जितना रिक्वायर्ड होता है अपने को आंसर के लिए उससे ज्यादा, कि बच्चे देखते ही घबरा जाए और क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करें। तो अपने को इतना रीड नहीं करना, अपने सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़ते हैं। अपने को सितंबर मंथ का डेटा दिया है, ओके। और बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ सिंपल सा, कि एक कंपनी है, वो अपना स्टॉक मैनेज कर रही है सिंपली, ठीक है। और उसका मंथ ऑफ सितंबर में स्टॉक कैसे मैनेज हुआ है वो अपने को डेटा दिया है। इनका सितंबर 25 को इनका जो स्टॉक मैनेजर, मतलब स्टोर में जो स्टोर रहता था स्टॉक मैनेजर, वो अपने घर चला गया और जाने के बाद फोन भी नहीं उठा रहा, ठीक है। अब कंपनी को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसे ऐसा लगा, जो इसके पास रॉ मटेरियल है, आरएम है, वो, मैंने तुम्हें एक बार बताया था व्हाट इज नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस। याद नहीं होगा तो एक बार अच्छे से वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब तुम स्टोर है, इसके अंदर 100 यूनिट्स आज लाके रखते हो, और वो 10 दिन के लिए रखे रहेंगे, फिर 10 दिन तक रोज 10-10 यूनिट फैक्ट्री में जा रहे हैं, ऐसे समझ के तुम लाके रखते हो। बट वो स्टोर में थोड़ा बहुत तो खराब होगा ना, रखा रखा गुड्स थोड़ा तो डैमेज होगा ही। मतलब तुमने बहुत सारा गेहूं स्टोर कर लिया तुम्हारे घर में, वो थोड़ा बहुत तो, मतलब सपोज 10% जितना तो खराब हो गई, बाकी 90% तुम यूज करोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम कहीं पे चीजें स्टोर कर रहे हो और वो 100% ही सही रह जाए। तो वो तुम्हें पता ही है कि मैं हर 10 दिन में लेके आता हूँ, और उसमें से 10% हर बार खराब हो जाता है। तुम इम्प्लाइडली पता है और तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। दैट इज नॉर्मल लॉस, कि तुम्हें पहले से ही पता है कि हर बार 10% का स्टॉक जो है वो खराब हो जाए, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाए, चाहे वो स्टोर में रखा रखा खराब हो जाए, बट वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंचता। तो दैट इज नॉर्मल लॉस। और व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, मतलब जो कि पता नहीं था पहले से, अब स्टोर में तुम लोग रख रहे हो, तुमने रखे 100 यूनिट्स, रात को फायर हो गई, आग लग गई स्टोर के अंदर, तो वो तो अच्छा है कि तुमने पहले ध्यान दे लिया, तो 50 यूनिट्स जो है ना वो बर्न हो गए, जल गए, तुम्हें थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज एबनॉर्मल लॉस। तो पहले से आइडेंटिफाइड नहीं था, पहले से जिसका कोई इंडिकेशन नहीं था, तुम्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, दैट इज एबनॉर्मल। अदर देन नॉर्मल इज एबनॉर्मल, ओके। ये बहुत बेसिक लेवल पे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज नॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस। अब इसका ट्रीटमेंट भी बता देती हूँ। जो नॉर्मल लॉस है ना, वो वो जो, अच्छा अब सपोज जो नॉर्मली तुम 100 यूनिट्स लाते हो, 10% का तुम्हें नॉर्मल लॉस होता है, बचे 90 यूनिट्स, तो ये गुड यूनिट्स हो गए जो तुम्हारे पास बचे हैं। अब एक की कॉस्ट सपोज 1 रुपए है, तो तुम इन लोगों की कॉस्ट बढ़ा दोगे। तो अब तुम क्या करोगे, सपोज तुम्हें 100 रुपए लगे हैं 100 यूनिट्स लाने में, तो नाउ व्हाट विल यू डू, अब तुम मानोगे कि तुम्हें 100 रुपए लगे हैं 90 यूनिट्स लाने में, ओके। अब तुम ऐसा मानोगे, वो नॉर्मल लॉस को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि तुम एक यूनिट की कॉस्ट इंक्रीज कर देते हो, हर एक यूनिट की कॉस्ट में वो नॉर्मल लॉस सेट ऑफ करते हो। अब नॉर्मल लॉस का क्या होता है, तो कॉस्टिंग पीएनएल करके एक चीज होती है, वो अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे व्हाट इज कॉस्टिंग पीएनएल। अब जैसे तूने पीएनएल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का देखा होगा, तो कॉस्टिंग पीएनएल करके एक चीज होती है जहाँ पे कॉस्टिंग के सारे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के सारे एक्सपेंसेस कॉस्टिंग पीएनएल में जाते हैं। तो abnormal लॉस वहां पे जाके डेबिट हो जाएगा, वहां पे जाके ये ऐसा एक्सपेंस शो हो जाएगा। तो ये इन दोनों का ट्रीटमेंट होगा, जो नॉर्मल लॉस होगा वो सेट किया जाएगा गुड्स यूनिट, जितने भी तुम्हारे गुड यूनिट्स बचे हैं उसके साथ, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज होगा। बहुत खिचड़ी हो गई है, बट ठीक है। तुम सिर्फ ट्रीटमेंट याद रखना कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, बाकी तो मीनिंग तो समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ नॉर्मल लॉस।
मेरे वर्डिंग थोड़े अलग, सेट ऑफ विथ गुड यूनिट्स, abnormal loss charged in costing P&L. ओके, अब क्वेश्चन चालू करते हैं। तो अपने यहाँ पे थे, अपने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा था लॉस तक, तो लॉस वर्ड आया इसलिए मैंने तुम्हें एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस एक्सप्लेन कर दिए। तो रिपोर्ट फॉर लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ कंपोनेंट, मतलब इनका जो कंपोनेंट है वो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा डैमेज हो ही जाता है रस्टिंग की वजह से, जो इनको पहले से पता था। तो उनका पुराना वाला मैनेजर तो चला गया, तो इन्होंने नया स्टॉक मैनेजर हायर किया। अब 30 सितंबर को, अब गैप देखना, 25 को वो चला गया था, 30 को ये लोग नया लेके आए। उसने क्या बताया कि 900 यूनिट्स जो माइक्रो कंट्रोलर, मतलब माइक्रो कंट्रोलर जो है ये इनका रॉ मटेरियल है, इसके 900 यूनिट्स जो है मिसिंग है। कि फॉर्मर मीन्स प्रायर, पहले वाला जो स्टॉक मैनेजर था उसने मिस एप्रोप्रिएट किया है। ओके, और रिपोर्ट किया है कि 300 यूनिट्स जो है वो रस्टिंग की वजह से खराब हो गए। अब मतलब ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 900 यूनिट्स मिस एप्रोप्रिएट, मतलब तुम्हें तो नहीं पता था कि पुराना वाला स्टॉक मैनेजर जो है वो 900 यूनिट्स गायब कर देगा, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। और 300 यूनिट्स रस्टिंग ऑफ कंपोनेंट की वजह से खराब हुए, जो तुम्हें पहले से पता था कि हर महीने जो है वो रस्ट की वजह से कुछ यूनिट्स खराब होता है। तो 300 यूनिट्स जो है दैट इज योर नॉर्मल लॉस। ये एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस काम आया है। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी अपने को, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको एक बार मैं रफ कर देती हूँ। अपने को ये एकदम लास्ट में काम आएगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन तुम रिक्वायर्ड हो कि तुम स्टॉक लेजर अकाउंट बनाओगे वेटेज एवरेज की मेथड। अब वेटेज एवरेज मेथड जो है वो मैं तुम्हें इस एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाउ इट वर्क्स। बहुत सिंपल है, वैसे तो तुम पढ़ के आए हो पहले भी वेटेज एवरेज, तो तुम्हें पता ही होगा कैसे काम करता है, बट एग्जांपल में ज्यादा पता चलेगा कि वैल्यूज कैसे लेके आनी है वेटेज एवरेज मेथड से। सॉरी, वेट अ मिनट। अब क्वेश्चन में अपने को 1 सितंबर का ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो सबसे पहले वो लिखते हैं अपने सितंबर। तो अपने यहाँ पे ऊपर ही तुम डालोगे ना, दिस इज सितंबर 2022, तो तुम्हें हर बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो दिस इज फर्स्ट। अब ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो अब ये फॉर्मेट जो है तुम्हें जब भी बोले कि तुम्हें स्टोर लेजर बनाना है, तो तुम ये वाला फॉर्मेट यूज करोगे, भले तुम्हें फीफो के लिए बोले, लीफो के लिए बोले, या फिर वेटेज एवरेज के लिए बोले, तुम्हें ये सेम फॉर्मेट बनाना है। पहले डेट, देन रिसिप्ट, रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी, डेट, अमाउंट, देन इशू, क्वांटिटी, डेट, अमाउंट एंड बैलेंस। सेम डिट्टो फॉर्मेट तुम्हें एग्जाम में बनाना है, तो बहुत इजीली कुछ। अब ओपनिंग बैलेंस है तो वो रिसिप्ट तो अपने ने खरीद, रिसिप्ट मीन्स परचेस, रिसिप्ट मीन्स परचेस, दिस इज परचेस। अभी अपने ने ओपनिंग स्टॉक जो है वो परचेस तो किया नहीं है, इशू का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो क्या है अपना बैलेंस है। तो अपने लास्ट वाले कॉलम में जाके लिखेंगे कि अपने पास 6000 यूनिट्स हैं, ये रहे 6000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 285 पर यूनिट, 285 के रेट पे, तो ये हो जाएगा 17,10,000। ओके, ये अपना ओपनिंग स्टॉक हुआ। देन सेकंड अपने को क्या दिया है, 8 तारीख को, 8 सितंबर को अपने ने इशू किए 4875 मैकेनिकल डिवीजन में। ये तुम्हें मटेरियल रिक्विजिशन नंबर दिया जिसका तुम्हें अभी के टाइम पे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, काम आएगा बट वो यहाँ आएगा तो बाद में देखेंगे। तो तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि तुमने इशू कितना किया, 4875।
तो डेट क्या है 8 को तुमने इशू किया है, कितने यूनिट्स 4875। तुम्हारे पास सिर्फ ये एक ही प्राइस के 6000 यूनिट थे, तो ऑब्वियसली तुम इसी प्राइस वाले यूनिट्स में से इशू करोगे, तो दैट इज 13,89,375। अब 6000 में से तुमने 4875 इशू कर दिए, तो तुम्हारे पास रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे, तो 1125। रेट भी सेम ही रहेगा क्योंकि और को तो कोई रेट पे हमने परचेस भी नहीं किया अभी तक, so that will be 3,20,625. नेक्स्ट 9 तारीख को रिसीव्ड 17,000 यूनिट्स अपने ने रिसीव मतलब परचेस किए हैं एट द रेट ऑफ 276, डेट 9। तो ये रिसिप्ट वाले कॉलम में मतलब ये वाले कॉलम में अपने क्वांटिटीज लिखेंगे 17,500, प्राइस लिखेंगे 276, तो कॉस्ट हो गई अपनी 48,30,000। अब करना कैसे वेटेज एवरेज, अपने पास ऑलरेडी इतने यूनिट्स थे बैलेंस में, इतने और आ गए, तो टोटल कितना हो गया 18,625। अब इतनी कॉस्ट के मेरे पास ऑलरेडी थे, इतनी कॉस्ट के और आ गए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 51,50,625। नाउ व्हेन यू तुम्हारे टोटल मटेरियल की अभी तक जितने तुम्हारे पास यूनिट है उसकी कॉस्ट है इतनी, उसके यूनिट्स हैं इतने, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई तुम्हारी, तो 276.54। तो ये तुम्हारी वेटेज एवरेज कॉस्ट है। वेटेज एवरेज मेथड क्या होता है कि तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग है, वो यूनिट्स को प्लस करके तुम क्वांटिटी बैलेंस के क्वांटिटी में लिखोगे, अमाउंट जितनी एग्जिस्टिंग अमाउंट है यूनिट्स की उसको प्लस करोगे जो तुमने लेटेस्ट परचेस किया उससे, उसे टोटल में लिखोगे, देन टोटल अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करोगे तुम, तुम्हारे वेटेज एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, डन। तो आया 276.54, ये तुम्हारी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई। समझ आया कि अमाउंट कैसे लेके आनी है, कैसे ये मेथड काम करती है। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे फीफो या फिर लीफो कुछ नहीं करना, तुमको वेटेज एवरेज कर देना है। मतलब तुमको क्या कर देना है कि तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग कितना है प्लस नया कितना है, दोनों का एवरेज ले लो। एवरेज समझते हो ना, दोनों का एवरेज कर लो। अब सपोज एक एग्जांपल से मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, तुमने 100 यूनिट्स खरीदे पहले एट द रेट ऑफ 2, फिर 200 यूनिट्स खरीदे एट द रेट ऑफ 3। अब इन दोनों का वेटेज एवरेज तुमको क्वेश्चन में करने को बोला, तो तुम क्या करोगे, 100 इंटू 2 प्लस 200 इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितने 300, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वो तुम्हारा वेटेज एवरेज प्राइस आ जाएगा पर यूनिट। ओके, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला नहीं कह सकते बट ये कॉन्सेप्ट है कि वेटेज एवरेज कैसे होगा। ये वाली चीज समझ में, मैं इसको रफ नहीं कर रही हूँ, जस्ट साइड में तुम भी तुम्हारी बुक में जस्ट साइड में लिख लेना कि एक अमाउंट कैसे है, तो तुम्हें बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी वापस रिवाइज करने जाओ शायद भूल जाओ वेटेज एवरेज, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इतना लिख दोगे। 10 नंबर, तुमने इशू के 12,000 यूनिट्स, सॉरी, अब इसका मैंने मटेरियल रिक्विजिशन नंबर देख लिया और बताती हूँ, देखा वो अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखेंगे। डेट है 10, अपने ने इशू किए 12,000, तो अपने इशू के कॉलम में जाएंगे, क्वांटिटी में लिखेंगे 12,000, कॉस्ट क्या होगी, जो वेटेज एवरेज कॉस्ट अभी अपने ने निकाली है, तो 276.54 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 12,000, तो आएगा 33,18,480। अब तुम्हारे पास थे 18,625 यूनिट्स, उसमें से तुमने 12,000 इशू कर दिए, तो तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा 6,625। अब तुम्हें अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो भी कर सकते हो, तुम्हारी अमाउंट तो सेम आएगी। 51,50,625 में से अगर तुम माइनस करोगे 33,18,480, तो तुम्हारा आएगा 18,32,145। और इसको इतने यूनिट से तुम डिवाइड करोगे ना तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि अपने ने अभी तक कोई परचेस नहीं किया,
वही कॉस्ट चल रही है। कॉस्ट मतलब जो रेट है वो चेंज कब होगा, जब आपने परचेस करके लाएंगे। इशू करने पे रेट चेंज नहीं होगा ना। 12 नंबर, 12 नंबर क्या कहना चाहता है, रिटर्न टू स्टोर मतलब 2375 यूनिट्स बाय द, किसने रिटर्न किया, तो जो अपने ने जिस मटेरियल रिक्विजिशन नंबर पे पहले इशू किया था, टैग 01222, टैग 01222 ने मतलब अपने ने 12,000 यूनिट उनको इशू किए थे, उसमें से उसने 3,750 रिटर्न कर दिया, मतलब वापस आ गए। वापस आए मतलब रिसिप्ट, भले ये परचेस नहीं है बट अपने पास स्टोर में तो वापस आ गए, मीन्स रिसिप्ट। तो ये भी परचेस के कॉलम में ही लिखा जाएगा। 12 लीड को 2375, अभी इशू कौन सा प्राइस पे हुआ था, 276 पॉइंट। अब ये तो वेटेज एवरेज है तो अपनी प्राइस चेंज नहीं हुई। अगर ये फीफो होता या फिर लीफो होता, उसमें रिटर्न होता अपना पास मटेरियल, तो तुम उसी प्राइस पे मतलब जो रेट होता वो सेम होता जिस पे तुमने इशू किया है। जिस रेट पे तुम इशू करोगे ना उसी रेट पे तुम रिटर्न लोगे। भले बीच में कोई भी प्राइस चल रही हो, बीच में परचेस आया तो प्राइस चेंज हो गई, तुम कोई भी पे इशू करो, पर जब तुम्हारा रिटर्न आएगा ना तब उसी को, तो तुम्हारी रेट सेम होनी चाहिए जिस पे तुमने इशू किया था। ओके, इतना याद रखना, ये सिर्फ लीफो और फीफो में होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अपने ने जो इशू किया था वो वेटेज एवरेज था। तो 276 पॉइंट, हाँ ऐसा हो सकता था कि ये 12 नंबर की जगह 28 नंबर पे आता और अपने ने इशू किया था 276.54 पे, और तब अपनी वेटेज प्राइस सपोज 300 हो चुके होते, तो फिर अपने रिटर्न किस पे लेते, तो भी अपने रिटर्न इसी पे लेते। ओके, तो जिस प्राइस पे तुम इशू करोगे उसी पे रिटर्न आएगा। 6,56,783। ओके, अब तुम्हारे पास पहले यूनिट्स थे 6,625, अब तुम्हारे पास और आ चुके हैं 2,375। ओके, तो अब तुम्हारा टोटल कितना हो गया, 9,000 यूनिट्स टोटल हो गया। अब ये कॉस्ट और ये कॉस्ट को तुम प्लस करोगे, 24,88928। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी सेम ही आएगा क्योंकि अभी तक नए प्राइस पे परचेस हुआ ही नहीं है। 15 रिसीव्ड मींस परचेस 9,000 यूनिट्स, तुमने 9,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 288 परचेस किया है, डेट इज 15। 15 को 9,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 288 तुमने परचेस किया है, तो वो अमाउंट हो जाएगी 25,92,000। डन। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी 9,000 थे, 9,000 और आ गए तो टोटल तुम्हारे पास यूनिट्स हो गए 18,000। तुम्हारे पास 24,88,928 की कॉस्ट थी, उसमें ये वाली कॉस्ट प्लस कर दो तो हो जाएगी 50,80,928। तो तुम्हारे जो रेट है पर यूनिट वो आ जाएगा 282.27। अब ये वाला रेट कैसे पता चला ना, अपने ने जो प्लस करके अपने जो कॉस्ट लेके आए उसमें से डिवाइड कर दिए जो अपने प्लस करके यूनिट्स लेके आए, अपनी ये कॉस्ट आ गई, मतलब रेट आ गई। 17 नंबर, अपने ने रिटर्न कर दिए सब, रिटर्न टू सप्लायर मतलब यहाँ पे रिटर्न टू स्टोर मतलब मैंने स्टोर से फैक्ट्री में इशू किए थे तो मैंने इशू वर्ड यूज किया था, तो रिटर्न टू स्टोर मतलब फैक्ट्री से वापस स्टोर में आ गया तो वो मेरे लिए रिसिप्ट हो गया। ओके, अब रिटर्न टू सप्लायर क्या है, जैसे यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे मैं उस साइड अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को। ये स्टोर है, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे सप्लायर है। नॉर्मली पहला आपने को क्या बोला था, रिटर्न टू स्टोर मतलब अपने फैक्ट्री में जब यूनिट्स देते हैं तो उसे बोलते हैं इशू। ठीक है, अपने जब सप्लायर से यूनिट्स परचेस करते हैं तो उसे बोलते हैं रिसिप्ट। अब
फैक्ट्री में अपने ने इशू कर दिए यूनिट्स, देन फैक्ट्री से वापस स्टोर में आ गए, तो वो अपने लिए रिसिप्ट हो गया, अपना स्टोर का बैलेंस तो बढ़ ही गया ना उसकी वजह से। अब ये वाली लाइन में क्या बोल रहा है, रिटर्न टू सप्लायर, मतलब स्टोर से अपने ने सप्लायर को दे दिया है, मतलब इशू हुआ ना अपने स्टोर में। अगर सिंपल सा है, अपने स्टोर में यूनिट्स प्लस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा रिसिप्ट है। अगर स्टोर में यूनिट्स माइनस हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, तो वो इश्यू है, चाहे वो कैसे भी हो। इतना सिंपल सा लॉजिक याद रखो। डन। तो अपने ने रिटर्न टू सप्लायर किया, मतलब यूनिट्स माइनस हो गए, यूनिट्स कम हो गए अपने स्टोर में, तो वो अपना इशू हो गया। तो डेट नंबर 17, इशू 700 यूनिट्स अपने ने रिटर्न किए सप्लायर को। कौन सा वाला बैच रिटर्न किया, मैंने कहा था अगर रिटर्न आर टू स्टोर या फिर रिटर्न टू सप्लायर ऐसा कुछ आएगा तो वही नंबर जाएगा जिस पे अपने ने परचेस किया था। तो यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं, 160 22 तो कहीं नहीं दिख रहा, मतलब वेटेज एवरेज। अगर तुम्हारे पास वो कॉस्ट नहीं है तो फिर तुम ये रही, सॉरी, 160 22 160 22 यहाँ पे मिस्टेक है, 4 2 दिए हैं बट 2 ही आने थे। ये सेम है, देखो तुम्हारे आंसर में भी मिलेगा, 288 की प्राइस है, 288 की क्यों है, यहाँ पे लिख देना कि दिस इज 160/22 ओनली, तो वो सही हो जाएगा। तो ये दोनों की ये वाला सेम ऑर्डर है, तो जिस अमाउंट से अपने ने रिसीव किए थे उसी अमाउंट से अपने रिटर्न करेंगे, अपने 282 की कॉस्ट पे रिटर्न करेंगे, तो 2,01,600। तो अपने पास बैलेंस कितना बचा, 18,000 था, उसमें से अपने ने 700 इशू कर दिया, तो 17,300 कॉस्ट क्या बची। तो तुम इसमें से इसको माइनस करोगे, 48,79328, सॉरी 282.04। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये रिटर्न टू सप्लायर एंड रिटर्न टू फैक्ट्री समझ आया। लास्ट 20 नंबर, अपने ने इश्यू किए 9,500 यूनिट टेक्निकल डिवीजन को, जिसका टैग था 6522, डेट क्या है 20 20 को अगेन अपने ने इशू किया, कितने इशू किए, 9,500, जिसकी अपनी एवरेज कॉस्ट है ये 282.04, 26,79,380। अब अपने पास 17,300 थे, उसमें से 9,500 अपने ने इशू किए, तो अपना बैलेंस कितना बचा, 7,800। अपनी कॉस्ट 48,79,328 थी और उसमें से इतना इशू हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, 21,99,948। और अपनी कॉस्ट चेंज नहीं होगी क्योंकि नया प्राइस, नया परचेस नहीं हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है, डन। अपने को यहाँ पे एक चीज लिखी थी बहुत छोटी सी, 900 यूनिट्स एबनॉर्मल है और 300 नॉर्मल है। ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया था कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, बट अपने तो क्या समझे, मिसिंग, मिस एप्रोप्रिएटेड, मतलब ये एबनॉर्मल है अदर देन नॉर्मल, क्योंकि रोज तो कोई चोरी करके लेके नहीं जाएगा, रोज तो मिसप्लेस होगा नहीं, और तुम्हें नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला, दिस इज एबनॉर्मल। और लॉस ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग तो मैं पहले से पता था कि नॉर्मली होता ही है। अब ये दोनों लॉस को कैसे सेट करते हैं वो देखते हैं। तो पहला अपना अबनॉर्मल लॉस जो है वो है 900 यूनिट्स का। अब उसकी कॉस्ट 282.04। अब हमें नहीं पता कौन से परचेस में से वो लॉस हुआ था, तो हम लोग लास्ट वाला एवरेज लेंगे, दैट इज 25,836। अब ये वाला माइनस जरूर होगा, बट इसकी कॉस्ट चेंज नहीं हुई, मतलब 7,800 था, उसमें से मेरा 9,000 चला गया, मेरे पास बचा 6,900, जिसकी कॉस्ट यही रहेगी। तुम ये दोनों अमाउंट को माइनस नहीं करोगे यहाँ पे, क्यों नहीं करोगे, मतलब ये वाली जो, अब तुम जो यहाँ पे वैल्यू लिखेगे ना, वो इसको और इसको माइनस करके नहीं लिखोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, वो चार्ज होगी कॉस्टिंग पीएनएल में, अपने ने देखी थी। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 19,46,122। ओके, देन
अब आया अपना नॉर्मल लॉस जो कि है 300 यूनिट्स का। ये कैसे सेट होगा? 300 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है। अब ना ही इसकी कोई कॉस्ट होगी ना ही प्राइस होगी, डायरेक्ट तुम उसे ये वाले नंबर ऑफ यूनिट्स में से ये वाले माइनस करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा 6600 और कॉस्ट वही रखोगे तो तुम्हारा जो पर यूनिट कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगा। अब ये वाली चीज से तुम ये वाली चीज से तुम कर क्या रहे हो? ये वाली चीज तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे जब पहले 6900 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 19,46,1223। अब नॉर्मल लॉस अब हो गया 300 का तो रेस्ट यूनिट्स कितने बचे अच्छे वाले? तो 6600। तो तुम उस 6600 यूनिट की कॉस्ट बना रहे हो 946,122 और इसकी वजह से 94622 अगर तुम कॉस्ट बनाओगे 6600 की तो उनकी पर यूनिट जो कॉस्ट है ना वो तुम बढ़ा रहे हो नॉर्मल लॉस से। ये अपने ने पहले भी देखा था जब मैंने तुम्हें नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था एग्जांपल के साथ कि जो तुम्हारे अच्छे यूनिट्स है उसके साथ तुम अपनी कॉस्ट सेट ऑफ करते हो। ओके, तो ये वाली चीज समझ आई कि क्यों इसका ट्रीटमेंट ऐसा था। ये वाला ट्रीटमेंट याद रख लेना कि कैसे होता है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसा था और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसा था। ओके, ये वाली अमाउंट माइनस करके नहीं लिखनी है, मल्टीप्लाई करके लिखनी है, चाहे तो ब्रैकेट में नीचे लिख दो कि ऐसा करना है मेरे को। ओके, अब अपने दो कंक्लूजन आए कि अपने को करना क्या है। मैंने जो ऊपर ही लिखवाया था कि 900 यूनिट का क्या होगा, तो 900 यूनिट्स जो है वो अब नॉर्मल लॉस है, हमें भी पता है इज abnormal loss, so it will be hence it will be transferred to costing P&L. सेकंड 300 यूनिट्स जो है वो नॉर्मल लॉस है, hence it will be absorbed set off बोलो absorbed बोलो वो सेम ही मीनिंग हो by good units. Then ये वाला मैं रफ कर देती हूँ बट ये कॉन्सेप्ट अगर लिखना है तो लिख लो कि रिटर्न टू स्टोर एंड रिटर्न टू सप्लायर दोनों का अलग अलग मतलब होगा और दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होंगे। सॉल्यूशन कॉपी करना है तो पॉज करके कॉपी कर लेना। नाउ इतना अपना चैप्टर खत्म हो गया। अपना चैप्टर में बचा क्या है? सिर्फ अब दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचे हैं। मैं 8 नंबर का क्वेश्चन तो सॉल्व करवा रही हूँ, 9 नंबर का ओवरव्यू दे दूंगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे सॉल्व। वैसे 8 भी सॉल्व ना करवाऊं तो चलेगा क्योंकि अपने ने अभी जो लेटेस्ट में एग्जांपल देखा वो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरा उसी पे बेस्ड है, पूरा पूरा एग्जाम्पल उसी पे, पूरा पूरा एग्जाम्पल जो है वो 8 नंबर का उसी के ऊपर है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। कि तुम्हें सिर्फ स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है, फीफो बेसिस पे प्रिपेयर करना है। ओके, और तुम्हें ओपनिंग दिया है, इशू दिया है, रिसिप्ट दिया है और कुछ नहीं है, यूनिट्स और उनकी प्राइस दी है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक बार 8 नंबर का सॉल्व कर भी लेते हैं क्योंकि ये फीफो है तो शायद तुम्हें आइडिया ना हो वो वेटेज एवरेज का। तो अपने अपने को क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, अपने बात किसकी कर रहे हैं? सितंबर 2022 की कर रहे हैं, तो हियर इट विल बी सितंबर 2022। ओपनिंग स्टॉक दिया है 19/2022 का, तो ओपनिंग स्टॉक अपने जैसे वेटेज एवरेज में यहाँ कहीं नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बैलेंस में जाके लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 162.50।
25 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 160। सो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्लियर क्यों नहीं है? हम्म, यहाँ पे एक वर्डिंग्स नहीं है कि 25 यूनिट्स वैल्यू 162.5। जब भी वैल्यू लिखा हो ना, मतलब ये तुम्हारी अमाउंट की बात कर रहा है। मतलब 162.50 यहाँ आएगा, वैल्यू मीन्स टोटल कॉस्ट ही तुम्हें दे दी है, अमाउंट दे दी है, तो तुम 162.50 को डिवाइड करोगे 25 यूनिट्स पे, तो इट विल बी 6.5। देन नेक्स्ट वाला 4 9 22। तो 4 9 22 अपने ने क्या किया, इशू किया है 8 यूनिट्स। तो 8 यूनिट्स अपने ने इशू किया, अपने पास तो 6.5 वाला एक ही परचेस है, तो 6.5 52 की कॉस्ट हो गई, 25 में से 8 चला गया, 17 बचे, 6.5 की रेट वाली। यहाँ पे तुम वेटेज एवरेज नहीं करोगे, जितने यूनिट्स बचे हैं, जिस अमाउंट के बचे तुम एज इट इज वो लिखोगे। तो 17 यूनिट्स बचे 6.5 अमाउंट के, तो उसका टोटल हो जाएगा 110.50। ओके, नेक्स्ट 6 9 को अपने ने रिसिप्ट किया है 50 यूनिट्स। 6 9 को अपने ने रिसीव किए हैं 50 यूनिट्स। तुम लोग भी टेक्स्ट बुक खोल लेना, इट विल बी इजी। 6 9 22 को रिसीव किया है अपने ने 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.75। तो अपनी अमाउंट जो हो जाएगी 287.50। ओके, तो अपने पास एग्जिस्टिंग में 17 यूनिट्स पड़े थे 6.5 की प्राइस के साथ, उसकी अमाउंट थी 11050, और अभी अपने ने और खरीदे 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.75, जिसकी कॉस्ट है 287.50। ओके, इतना रखो। देन 7th डेट को क्या हुआ, आपने ने इशू किए 12 यूनिट्स, 7 9 22 12 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स जो इशू होंगे ना, वो इस 17 में से इशू होंगे, क्योंकि अपने फीफो बेसिस पे हैं। तो 17 में से 12 चले गए, वो भी 6.5 की रेट पे, तो वो हो गया 78। 17 में से 12 चले गए, तो तुम्हारे बचे 5 एट द रेट ऑफ 6.5, तो तुम्हारी अमाउंट हो जाएगी 32.5। और ये 50 जो थे वो तुम्हारे पास एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अभी भी है तुम्हारे पास, तो 287.50। ओके, ये हो गया। 10 डेट को क्या हुआ, रिटर्न टू बी एन कंपनी। बी एन कंपनी को तुमने परचेस कब किया था, बी एन कंपनी से? बी एन कंपनी से तुमने 6 तारीख को परचेस किया था और 10 तारीख को रिटर्न कर दिया। तो 6 तारीख को परचेस कितनी कॉस्ट पे किया था, 5.75। डेट क्या है, 10 10 9 22 को तुमने 10 यूनिट्स जो 5.75 के परचेस किए थे, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 57.5, वो तुमने रिटर्न कर दिए। तो ये 5 तो तुम्हारे पास एज इट इज है। तुमने रिटर्न कौन से किए, जो तुमने यहाँ पे 50 यूनिट खरीदे थे उसमें से 10 रिटर्न हुए। ओके, तो वो 5 का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 6.5 32.5 वो ऐसे इज कैरी फॉरवर्ड, और ये 50 में से यहाँ 10 चले गए, तो बचे 40 एट द रेट ऑफ 5.75, तो इट विल बी 230। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है? एकदम सिंपल जा रहा है क्वेश्चन कि रिटर्न कैसे करना है, अपने पास आ कैसे रहे गुड्स। देन कम्स ये 10 तारीख, 12 को अपने ने 15 यूनिट्स इशू किए। 12 12 9 22 अपने ने इशू किए 15 यूनिट्स।
तो 15 इशू करने के लिए अपने पास 5 पहले से 5 इशू होंगे 6.5 की रेट पे, तो दैट विल बी 32.5। 40 में से 10 इशू होंगे 5.75 की रेट पे, तो इट विल बी 57.5। अपने पास अब बैलेंस कितना बचा, तो 30 यूनिट्स बैलेंस बचा। 5 तो खत्म हो गया, 40 था उसमें से 10 यहाँ पे चला गया, 30 बचा, वो उसका रेट क्या है, तो 5.75, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 172.5। 12 13 अपने ने 20 यूनिट इशू किया। 13 9 22 हमने 20 यूनिट्स इशू किया, अपने पास 30 है, वो भी इस प्राइस पे इसी पे इशू हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 115। अब अपने पास बैलेंस कितना बचा 10 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 175, तो 57.5। 13 15 एम एन कंपनी से रिसिप्ट हुआ, मतलब अब मैंने परचेस किया 25 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6.10। डेट क्या है, 15। अपने 25 यूनिट्स परचेस किए एट द रेट ऑफ 6.10, तो इट विल बी 50 152.5। अपने पास बैलेंस ऑलरेडी 10 यूनिट्स का था एट द रेट ऑफ 5.75, जिसकी अमाउंट ये है, और अपने ने अभी 25 यूनिट्स और परचेस कर लिए एट द रेट ऑफ 6.10, जिसकी अमाउंट है 152.5। ये भी हो गया। 17 इशू किए हैं अपने ने 10 यूनिट्स, 17 9 22, तो 10 यूनिट्स अपने पास जो पहले थे वो पहले इशू होंगे। अपने पास बैलेंस कितना बचा, तो 25 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6.10 152.5, ये अपना बैलेंस हो गया। 19 रिसीव रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी एन कंपनी 10 यूनिट्स, जो अपने ने बी एन कंपनी से पहले परचेस किया था उसका रिप्लेसमेंट आ गया अपने पास। मैं ये लास्ट चीज अभी कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से जा रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में, अपने जस्ट एंट्रीज मार रहे हैं। 19 9 22 को अपने ने रिप्लेसमेंट अपने को मिला है, तो वो भी अपने पास आए हैं 10 यूनिट्स। अब रिप्लेस कौन से प्राइस पे होगा, तो जिस प्राइस पे अपने ने रिटर्न किया था उसी पे रिप्लेस आया ऑब्वियसली 5.75 57.5। ओके, तो अपना बैलेंस क्या हो जाएगा, 25 6.10 की प्राइस पे 152.5, और अभी 10 और आ गए 5.7 75 की कॉस्ट पे। तो इट इज 57.5 57.5। मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व करा दिया यहाँ तक, आधा छोड़ने की वैसा नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजीली जा रहा है, सिर्फ रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज हो रही है, कुछ और नहीं आ रहा। तो तुम चाहो तो इसको खुद से एक बार करके देखना, बहुत इजी है। अगर नहीं होता तो कमेंट में बता देना, मैं करवा दूंगी, कोई इशू नहीं है, एकदम सिंपल जाएगा ये। ओके, फॉर टुडे लेट्स फाइंड अप। कल मैं तुम्हें 9 नंबर का ओवरव्यू दे दूंगी और इस चैप्टर की सारी समरी नोट्स दे दूंगी, समरी नोट्स मैं खुद लिखवा दूंगी, तो वो तुम 1.5 डेज में रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।